Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to weekly current affairs series of CBL. आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट एंड विच आर फ्रॉम 13th of January to 18th of January. तो जो भी न्यूज़ इस हफ्ते में रही होंगी काफ़ी चर्चाओं में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इनके साथ साथ करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन रहेगा उसको भी हम कवर करेंगे. तो कुछ टॉपिक्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उन्हीं इश्यूज में से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी. जो आपने अटेम्प्ट करने हैं मेंस का आंसर हमें लिखकर भेज देना है, हम आपको इवैल्यूएट करके वापस भेज देंगे दोबारा उसको. तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे थ्रू दिस वीडियो. पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन स्वीडन. अभी रिसेंटली जो नॉर्दर्न स्वीडन है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी डिस्कवरी की गई है. तो हमारे लिए काम की चीज ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय रेयर अर्थ मेटल्स और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है और इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है कि स्वीडन में ही अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स मिले हैं तो फिर पूरे वर्ल्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स. अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बताया है कि जो नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो बढ़ गए हैं. इसका मतलब जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हम लोग अपना रहे हैं टू कंजर्व दिस स्पीशी वो काम कर रही है. तो बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और क्या बेसिकली कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं. फिर हम करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023. अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें डिफरेंट रिस्क के बारे में बताया गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा जो अर्थ है वो किन किन रिस्क से जूझ रहा है और उसको हम कैसे कैसे ठीक करेंगे, हमारे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और क्या बेसिकली और फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की. फिर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन इन इंडिया एंड एनसीएपी. अभी रिसेंटली बोला गया है कि एनसीएपी के चलाने के बाद 2019 में प्रोग्राम चलाया गया था, उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा लेवल पर जो पोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट है वो नहीं देखी गई है. तो बेसिकली क्या ये प्रोग्राम है, क्या इसकी स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं और किन किन बातों पर हमें और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में हम सेकंड लास्ट हम करेंगे एशियन वाटर बर्ड सेंसस. अभी रिसेंटली ये सेंसस चल रहा है पूरे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में. आंध्र प्रदेश वाले एरिया में चल रहा है, केरला वाले एरिया में चल रहा है. तो बेसिकली क्या ये सेंसस है, क्यों ये न्यूज़ में रहा है, कौन सी स्पीशीज़ के रिगार्डिंग चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में देखेंगे. एंड लास्ट में हम करेंगे वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई. अभी रिसेंटली ये जो बटरफ्लाई है केरला के एरियाज में देखी गई है, बट ये पहली बार नहीं है कि पहली बार ये देखी गई है बटरफ्लाई. तो बेसिकली क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इसकी प्रेजेंस की, कि अगर ये बटरफ्लाई प्रेजेंट है तो उससे फ़ायदा क्या है हमें. तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और लास्ट में इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे रिगार्डिंग द प्रीलिम्स. एंड लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस का जो आपने लिखना है और हमें ईमेल कर देना है. तो अपने को क्लैरिटी है कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है. चलिए तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन स्वीडन. देखो पहली बात तो आपको पता हो कि स्वीडन के कौन से एरिया में इसको डिस्कवर किया गया है, तो दैट इज नॉर्दर्न स्वीडन. और ये अब तक की, जैसे अभी हम नॉर्मली क्या है ना कि यूरोप में कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स माइन नहीं किए जाते, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में एक देश ऐसा है जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट डू वी मीन बाय रेयर अर्थ एलिमेंट्स. देखिए नाम से ही क्लियर है रेयर अर्थ, बट ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है. ये मात्रा में खूब अवेलेबल है, लेकिन ये ना इकट्ठे एक जगह पर नहीं है. हर अलग अलग कॉन्टिनेंट में कुछ 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 जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. तो बहुत ज़्यादा इनकी सिग्निफिकेंस भी है और ये मिलते भी बहुत कम मात्रा में है एक जगह पर. अगर हम ओवरऑल देखें तो इनकी जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक सी है, बट एक जगह पर ज़्यादा नहीं है. इसीलिए इसको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स. जिसमें अगर हम बात करें तो टोटल आते हैं आपके 17 मेटेलिक एलिमेंट्स. बेसिकली मेटल्स हैं 17 में से जो 15 हैं आपके दे आर दी लैंथेनाइड्स सीरीज के एलिमेंट्स. हमने देखा है पीरियोडिक टेबल, उसमें लैंथेनाइड्स होते हैं, तो उसमें से जो 15 लैंथेनाइड्स हैं दे आर बेसिकली दी पार्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स. और जो अलग से दो हैं
जो मे बी इस सीरीज में नहीं आते हैं, बट इनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम है विद दिस सीरीज। उन दो के नाम क्या हैं आपके, स्कैंडियम एंड यट्रियम। तो पेपर में कई बार ना क्वेश्चन आता है कि क्या ऑल दी लेंथेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो आंसर इज यस। ओनली अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ओनली नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम और यट्रियम भी आपके अलग उस सीरीज से रेयर अर्थ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, अब जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके फायदे क्या हैं? दीज आर बेसिकली द यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट रिएक्शन को या तो बहुत तेज कर देता है या रिएक्शन को बहुत स्लो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसमें जो टेम्परेचर है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है चाय के बनने की वो तेज हो जाती है, और अगर आपने कम कर दिया तो रिएक्शन कम हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट दे चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो एज अ कैटलिस्ट भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे? हम इनको पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज करते हैं। हम जो क्रूड ऑयल होता है उसको अगर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कन्वर्ट अगर करना है तो उसके लिए जो पूरी प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वहां पर आपको यूज करने पड़ेंगे, ताकि जो ये पूरी प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इन्हें। हम मेटलर्जी में भी इनको यूज करते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स को बनाने के लिए, कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। कंप्यूटर्स के जो चिप्स हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं ताकि एफिशिएंसी हमारी बढ़ सके। जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो बैटरीज हैं बेसिकली उनमें भी हम इनको यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, और साथ में कैटलिस्ट वाले भी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। साथ में ग्लास इंडस्ट्री में भी इसको यूज हम कर सकते हैं फॉर मेकिंग दी प्रोटेक्टिव वेयर। ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए इन मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे ना यूजेस हैं, जिसमें से एक और इम्पॉर्टेंट है आपका सैटेलाइट को बनाने के लिए। सैटेलाइट को बनाने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में जाना है, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी डिक्रीज इंक्रीज होता रहेगा, प्रेशर बहुत डिक्रीज इंक्रीज होता रहेगा, तो उससे सैटेलाइट को खतरा ना पहुंचे इसके लिए जो विद स्पेसिफिक आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी मेटल्स ही हम लोग यूज करते हैं। और वो कौन सी मेटल्स हैं आपकी? रेयर अर्थ मेटल्स। तो डिस्प्ले स्क्रीन्स हो गई, कंप्यूटर्स वगैरह की, ये सब चीजों में हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज करते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो माइनिंग है वो शुरू हो सके। तो अगर हम इनको माइनिंग करना ज्यादा शुरू करेंगे तो इन चीजों में इनकी जो पूरी यूटिलाइजेशन है उसको भी हम लोग आगे लेकर जा सकेंगे। तो आपको पता लग गया है कि व्हाट डू वी मीन बाय रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको रेयर अर्थ हम क्यों कहते हैं और उनके बेसिकली क्या यूजेस हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, है ना, एग्जांपल्स क्या है? जनरली जो स्कैंडियम है आपका, इसको हम लोग टेलीविजन और जो फ्लोरेसेंट लैंप्स है उनकी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। कई बार ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिखे होंगे, यहाँ पर उनके यूजेस लिखे होंगे, पूछेंगे बताइए कौन सा करेक्ट पेयर है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, 3 पेयर और ओनली 4 पेयर। तो अगर इन चारों में से अगर आपको एक भी नहीं पता है, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। इसीलिए जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यट्रियम की अगर मैं बात करूं तो जो आपका कैंसर है, अर्थराइटिस है बॉडी में एज अ डिजीज, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये जो मेटल है इन डिफरेंट ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ध्यान रखने हैं। और साथ में एक और है सीरियम। सीरियम सबसे ज्यादा यूज होता है नासा के द्वारा इन मेकिंग दी स्पेस शटल और जो आपके डिफरेंट रॉकेट्स हैं। तो सीरियम इज स्पेसिफिकली इज द मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी एलिमेंट यही ही है। और ये यूज होता कहाँ है? इन स्पेस प्रोग्राम्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं कि जो डिफरेंट बैटरीज हम लोग बनाएंगे उसमें इन चीजों का यूज होगा। लिथियम और कोबाल्ट ना आपके रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है, बट इनको हम लोग यूज करते हैं तो इनको हम लोग ना साथ में ही कंसिडर कर लेते हैं, बट दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये अलग एक तरीके के एलिमेंट्स हैं, बट ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें लिथियम कोबाल्ट आपको नजर आएगा, बट दीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ REM। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि इस डिस्कवरी का फायदा क्या हुआ है कि स्वीडन में ही अगर ये मिले हैं तो फिर पूरे वर्ल्ड को फायदा क्या है? सिर्फ स्वीडन को ही फायदा है, पूरे वर्ल्ड को फायदा है, किसी को फायदा नहीं है? तो कुछ इसका आंसर तो होगा। तो इसका आंसर है ये कि यूरोप में आज तक रेयर अर्थ मेटल्स को माइन नहीं किया गया था।
क्योंकि डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, हमें लगता था प्रेजेंट ही नहीं है ये। बट अब जब ये आ गए हैं तो अभी जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ रेयर अर्थ मेटल, चाइना, जो पूरे वर्ल्ड का 90% के करीब रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोड्यूस करता है, उसके जो कहीं ना कहीं मोनोपोली है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। तो चाइना की मोनोपोली हम लोगों ने काउंटर कर ली, साथ में हमें जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। दूसरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अब वो चाइना के मुकाबले यूरोप से ही सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो मंगवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का भी जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना वो भी कम हो जाएगा और यूटिलाइजेशन हम लोग इसकी और इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, क्योंकि स्वीडन में ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना 90% तक पूरे वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, बट धीरे धीरे ये भी बोला जा रहा है कि जिसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। और साथ में जो ये क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, तो इंडिया, इसका मतलब इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स को रखता है अपने पास, बट बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे यहाँ पर नहीं की गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लेवल पर हम इसमें रेस में नहीं आगे हैं। तो अभी चाइना ही मैक्सिमम 60% के अराउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी रिजर्व्स के बावजूद, रिजर्व्स होने के बावजूद भी जो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो चाइना के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, क्योंकि बाकी और कंट्रीज में क्या है ना, अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, चाइना में बहुत पहले चीज़ें चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोनोपोली है, एक्सपीरियंस है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो चाइना के पास ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, एंड दैट इज व्हाई चाइना इज काइंड ऑफ हेजेमॉन ऑन दिस इशू। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। तो मोनोपोली ऑफ चाइना है ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, बाकी और कंट्रीज भी कर रही हैं प्रोड्यूस, वो भी अपने एग्जांपल्स देख लिए। तो अभी रीसेंट डिस्कवरी भी हुई है, तो इसके बाद और डिस्कवरी भी शुरू होंगी, क्योंकि अगर स्वीडन में मिल सकता है तो कहीं और भी मिल सकता है, इंडिया में और आपका साउथ एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, तो काफ़ी सारी जगहें अभी हैं जो हमें लगता है कि डिस्कवर अगर हम करेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड डिफरेंट रेयर अर्थ मेटल्स। देख, तो ये मोनोपोली ऑफ चाइना। और साथ में अगर मैं बात करूं, एक ना जैसे चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, ऐसे ही यूएसए और डिफरेंट और कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी में इंडिया पार्ट नहीं है, बट इंडिया वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप, बट अभी के लिए नहीं है। अगर हम इस पार्टनरशिप की बात करें तो ये यूएसए और उसके जो 10 पार्टनर्स हैं उनके द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स ही नहीं बल्कि लिथियम, कोबाल्ट और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जिनमें चाइना सबसे टॉप पर है प्रोडक्शन में, उसकी हेजेमनी को कम करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब बाकी और देशों में रेयर अर्थ मेटल्स डिस्कवर नहीं किए गए थे तो चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को बैन कर दिया था, दैट विल नॉट एक्सपोर्ट दीज मेटल्स टू दिस कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये जो एक पूरी सप्लाई चेन में एक उनकी मोनोपोली थी उसको हटाने के लिए एमएसपी को शुरू किया गया था, और इसमें सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे और एलिमेंट्स को भी हम लोगों ने काउंट किया है, ताकि जो सप्लाई चेन है वो बनी रहे, सिर्फ चाइना के ऊपर ही हम डिपेंडेंट ना हो, और डिस्कवरी हम करते रहें, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हम लोग करते रहें, नई इनोवेशंस हम लोग करते रहें। तो दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं इंडिया की बात करूं रेयर अर्थ मेटल्स में, तो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 6% का रिजर्व है रेयर अर्थ मेटल्स के रिगार्डिंग, और जिसमें से हम लोग सिर्फ ग्लोबल आउटपुट का 1% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि चाइना पर डिपेंडेंस कम हो। स्वीडन में अगर डिस्कवरी हुई है तो इंडिया में भी हो सकती है, तो इंडिया भी अब ट्राई कर रहा है कि मेजर डिस्कवरीज की जाएं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये एक पीएसयू है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है कि कौन से एरिया में रेयर अर्थ मेटल्स प्रेजेंट हैं, किस में से हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव जो एक बैलेंस है वो हम बनाए रखना चाहते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंडर में आती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। बट अभी जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं ना थोरियम की,
कि जो थोरियम है दैट इज काइंड ऑफ फिजाइल मटेरियल और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो अगर हमें वो ज़्यादा मिल जाता है थोरियम, क्योंकि थोरियम मिलता है मोनाजाइट सैंड्स वगैरह वाले एरिया में, जो केरला में, आंध्र प्रदेश, झारखंड वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट जो प्रोडक्शन का लेवल है वो ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मोनाजाइट सैंड और थोरियम की प्रोडक्शन भी हम लोग थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। तो जो इसमें रेयर अर्थ मेटल में थोरियम है वो आता है आपका DAE के अंडर, बाकी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के पास। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट भी है, कोलैबोरेशन भी है दोनों PSUs की, दोनों डिपार्टमेंट्स की। तो ये ध्यान रखेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इस डिस्कवरी के बाद क्या फ़ायदा होगा, रेयर अर्थ मेटल्स के रिगार्डिंग पूरे जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ का कितना शेयर है, वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये बोला गया है कि पिछले साल के मुकाबले जो नंबर ऑफ दीज क्रोकोडाइल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। अगर हम 2022 की बात करें, 2021 की अगर हम बात करें तो 1784 जो रेप्टाइल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट थे और अब ये हो चुके हैं 1793। भले ही मार्जिनली इंक्रीज हुआ है बट कम से कम डिक्रीज तो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो अब काम कर रही हैं। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं कि मेजरली ये जो सॉल्ट क्रोकोडाइल्स हैं वो मिलते कहाँ पर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नाम से ही क्लियर है, सॉल्ट वाटर, तो आपके ओशन में ही मिलेंगे, रिवर्स में तो ये नहीं मिलेंगे, बिकॉज दोज आर दी फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स। सॉल्ट वाटर का मतलब ही ये है कि वो ओशन में मिलेंगे, और ये ओशन वाले एरिया में कहाँ मिलेंगे? इंडिया के जो ये उड़ीसा वाला एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, आपको अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इंडिया के मेनलैंड की बात करूं तो उड़ीसा के भी भीतरकनिका का जो मैंग्रोव वाला एरिया है और जो काफी उसके आसपास के एरियाज भी हैं, वहां पर ही जो पॉपुलेशन है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन विच सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर और जो आपका दूसरा फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है वो देखने को मिलते हैं। घड़ियाल जिनको हम कहते हैं, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो दैट डिस्ट्रिक्ट इज केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क और ये डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब आसपास ही है, तो वहां पर ज्यादा आपको क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन मिल जाएगी। अगर मैं इसके स्टेटस की बात करूँ प्रोटेक्शन वाले की, तो IUCN में है ये लीस्ट कंसर्न में। इसका मतलब जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो हमें इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई दीज आर इन दी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। और अगर हम साइट्स की बात करें कि इनमें हम जो ट्रेड है वो रोके या नहीं रोके, तो ठीक है, ये अपेंडिक्स 1 में आता है। बट अगर हम बात करें डिफरेंट एरियाज की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी है, इन सब के जो सॉल्ट क्रोकोडाइल्स हैं ये आते हैं आपके अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशी आती हैं विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, कि अभी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो इनको आप रिजर्व कर लीजिए, ट्रेड इनका रोक दीजिए। अपेंडिक्स 2 में वो आती हैं जो अभी थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन नहीं है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी अपेंडिक्स 1 में इनको लेकर आने की जरूरत हमें पड़ जाएगी। तो बस लेवल का फर्क है। तो अभी अपेंडिक्स 1 में इंडिया वाले हैं, बट बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी वाले अपेंडिक्स 2 में हैं। और शेड्यूल की अगर हम बात करें WPA के दर, तो ये हैं आपके शेड्यूल 1 में, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन के साथ, हाईएस्ट पनिशमेंट के साथ अगर आप कोई भी हंटिंग या पोचिंग करते हैं इन दिस स्पीशी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये न्यूज में क्यों था, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज की, तो ये सब चीजें हम लोगों ने ट्राई करी हैं, इसीलिए जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज हुई है। अब उसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे ब्रीडिंग एंड रेयरिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए हैं इन क्रोकोडाइल्स के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे नेपाल वाला एरिया हो, चाहे अंडमान निकोबार वाले इंडिया के UT की बात हम करें, तो ये सभी जगहों पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो दीज क्रोकोडाइल शुड नॉट बी इन लेस अमाउंट, अदरवाइज जो मरीन पूरा इकोसिस्टम है वो हमारा खराब हो जाता है। तो अगर हमें एक स्पीशी को बचाने से पूरा इकोसिस्टम हमारा ठीक हो रहा है तो हम क्यों ना करें, तो हम कर भी रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हम लोगों ने चलाया है, और साथ में भीतरकनिका में जो हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया वो तो सबसे ही बेस्ट था, और सबसे वो बेस्ट है इसीलिए ही जो नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स है वो यहाँ पर ही मेजरली इंक्रीज हुए हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हाँ, हम लोगों ने ये सब चीजें करी हैं। हमारा जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो इसके लिए फेमस है, इसीलिए ये काफी सारा न्यूज में रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ही बनता है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये हर साल ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। 18th एडिशन अभी निकाला है, और ये हमेशा रिपोर्ट ना तब निकाली जाती है जब WEF की एक मीटिंग होने वाली होती है, जो मीटिंग जनरली होती है आपकी डेवोस में, स्विट्जरलैंड वाले एरिया में। तो उसके बिल्कुल आसपास ही जो ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ताकि इन चीज़ों पर भी डिस्कशन हो सके इन दैट मीटिंग, ताकि आपको पता तो हो कम से कम कि आपके पूरे ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड पर कौन सा ऐसा रिस्क है जो काफी ज्यादा तेजी से मंडरा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसमें अब की बार क्या है ना, इन्होंने दो चीजें बताई हैं। एक तो शॉर्ट टर्म रिस्क हैं और एक है आपके लॉन्ग टर्म रिस्क। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म रिस्क की, तो वो 2 साल वाले हैं, 2 years, कि अगले 2 सालों में बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट है ऑफ दीज रिस्क वो अब पड़ने वाला है पूरे ग्लोब के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क हम लोगों के ऊपर है अभी, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कि हमारे रहने का जो एक कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है। अगर हमारे महीने का खर्चा अगर सिर्फ 15,000 रुपए है तो वो 20,000 होने वाला है। अगर खर्चा 1 लाख है तो वो 1.5 लाख होने वाला है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। बट जो भी है, जैसे भी कोई रहता है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। चाहे आप इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, पूरे ग्लोब में रिसेशन की बात कर लीजिए, वॉर्स की बात कर लीजिए रशिया यूक्रेन के बीच की, तो इन वजहों से जो सप्लाई चेन है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, और इसी के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हमारा बढ़ने वाला है। और बहुत चीजें ऐसी होंगी जो हमें मिलेंगी भी नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट होगी बट हमें मिलेंगी नहीं वो, क्योंकि वो रोक ही दी गई उनकी प्रोडक्शन, है ना। ये एक पहला थ्रेट है। फिर है थ्रेट नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट वाला जो थ्रेट है वो तो रहना ही रहना है, चाहे हम 2 years की बात कर ले, चाहे हम 10 years की बात कर ले, है ना। तो सेकंड ये है। थर्ड है आपका जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, जहां पर डिफरेंट जो कंट्रीज हैं आपस में कन्फ्रंट कर रही होंगी रिगार्डिंग द इकोनॉमी, कि हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ना चाहिए, हमारा ट्रेड बढ़ना चाहिए। तो क्या वो स्टडीज अपना रही हैं टू इंक्रीज देयर ट्रेड। वो जो सारी चीजें हैं वो भी एक रिस्क है, कि एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री को नीचे लेकर अगर आएगी तभी वो ऊपर जाएगी, क्योंकि एक ही चीज की रिक्वायरमेंट अगर किसी कंट्री को है तो एक ही कंट्री अगर प्रोवाइड करती है तो उसका फायदा पहुंचता है। तो अगर वो कंपटीशन में है 2 कंट्रीज के, तो फिर वो ज्यादा चीजों को ट्राई करेगी ताकि उसका ही जो ट्रेड है वो बना रहे विद दैट कंट्री। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं नीचे जाने वाली है। तो एक इसमें आपका है सोसाइटल रिस्क, सेकेंड है आपका एनवायरमेंटल रिस्क, और थर्ड है आपका जियो पोलिटिकल रिस्क। तो 2 years में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क जो है वो देखने को मिल जाएंगे, अगर हम लोगों ने अभी से सचेत होकर इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये तो है आपके 2 years वाले। अब आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट कम से कम आपको पता तो हो कि हाँ, जो माइग्रेशन है वो आपकी एक थ्रेट है, क्योंकि थ्रेट इस तरीके से है कि जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है विद डिफरेंट कल्चर, विद डिफरेंट वैल्यूज, विद डिफरेंट मॉरल्स। तो ये सभी जो है ना, आपको पता हो कि माइग्रेशन इज अ रिस्क। नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस की, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बट सप्लाई कम है, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। वाइड स्प्रेड साइबर क्राइम एंड साइबर इनसिक्योरिटी 8th नंबर पर है ये। तो जितना ज्यादा इंटरनेट आपके पूरे ग्लोब में फैलेगा उतना ही ज्यादा रिस्क फैलेगा ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फिर है फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, कि हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अडेप्ट ही नहीं किया है। क्लाइमेट चेंज होगा, दैट इज अ रियलिटी नाउ, दैट इज अ फैक्ट नाउ, बट वी हैव नॉट अडेप्टेड आवरसेल्व्स। For example, we have not built the infrastructure in which climate resilient will be there. तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमने नहीं करी हैं, तो अडेप्ट हम लोगों ने किया ही नहीं है। फ्लड आएगा तभी भी हम लोग डूबेंगे, अभी ड्रॉट आएगा तभी भी खाना हमारे पास कम पड़ जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज हम लोगों ने नहीं करी है जिससे कि हम ये बोल सके कि क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो हम देख लेंगे, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये एक रियलिटी है और ये इस रिपोर्ट ने भी बता दिया है। फिर बात करते हैं लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट्स की।
इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है फ्रॉम डिफरेंट डैम्स, फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, डिफॉरेस्टेशन से इम्पैक्ट पहुंच रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो ये सभी भी एक थ्रेट है। इरोजन ऑफ सोशल कोहेजन, सोसाइटल पोलराइजेशन, कि लोगों में अब डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग जो एक आप कह लो कि ओपननेस है वो अब नहीं रही है। बहुत सोसाइटी पोलराइज होती चली जा रही है कि एक ही तरीके के जो लोग हैं वो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, डाइवर्सिटी को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक थ्रेट है कि जो भी अलग पर्सन होगा आप उसको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, एंड फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, की हम लोगों ने कितनी भी कोशिश कर ली क्लाइमेट चेंज को रोकने की, हम लोग नहीं रोक पाए। तो वी आर बेसिकली फेल्ड इन मिटिगेटिंग दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो आपने एक बार ध्यान रखना है कि हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट। ये फर्स्ट नंबर पर है, ये 8 नंबर पर है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बस फर्स्ट 3 आपको याद हो, बट आपको कम से कम दिमाग में ये हो कि हाँ, माइग्रेशन इज ऑल्सो अ रिस्क। ये कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है हम लोगों ने चीज। तो ये तो है 2 ईयर्स वाले। अगर मैं बात करूं 10 ईयर्स वाले, कि 10 ईयर में भी ये थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को हम नहीं रोक पा रहे हैं। फेलियर टू क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सेम वही चीज के अडेप्ट हम लोगों ने नहीं किया। नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, ये सब आते रहेंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, कि जितना ज्यादा डैमेज इन्वायरमेंट को होगा उतना ज्यादा जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट जो 2 ईयर्स हैं उनमें तो आपका जो सोसाइटल, एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल, ये तीनों रिस्क अवेलेबल थे, मतलब शामिल थे। अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो उसमें ये चारों के चारों जो पहले रिस्क्स हैं, दोज आर एनवायरमेंटल। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में जो एनवायरमेंट है हमारा वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी उसको परेशान कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली दी आप कह लो कि सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। आपको पता हो कि हाँ, चल क्या रहा है, ये 4 रिस्क हैं जो कि हमें काफी ज्यादा मात्रा में अब नुकसान पहुंचा सकते हैं। 10 साल की हम बात कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि 2 ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क कौन सा था, तो पता हो कि हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस था वो। अगर वो 10 ईयर वाला पूछते हैं तो पता हो कि फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें और हाईलाइट्स की, और क्या बेसिकली है, इस रिपोर्ट ने हमें क्या चीजों के बारे में और बताया कि जो पूरा वर्ल्ड है भले ही काम कर रहा है टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज, टू प्रिवेंट द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट फिर भी जिस पेस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है। आपको कुछ न कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा कुछ न कुछ एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको जो लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसको हम ज्यादा प्रिवेंट कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें इसकी और रिपोर्ट्स की, तो इन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी है, पोल्यूशन को तवज्जो दी है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इनकी एमिशंस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बहुत तेजी से। डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द मिटिगेशन एंड फॉर द अडेप्टेशन। तो दीज आर बेसिकली द इश्यूज। एंड साथ में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट था हमारा पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पर, वो अचीव नहीं होगा, बिकॉज हमारी जो पेस है वो काफी स्लो है। तो ये सारी रिपोर्ट्स ने चीजें बताई हैं हमें। और साथ में कि जो भी आपका फेलियर ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कि हम लोग एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। हमें पता तो है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें ये पता है क्लाइमेट चेंज से नुकसान पहुंचेगा, बट उसको हम रोकें कैसे, अडाप्ट कैसे करें, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज का मतलब फायदा ही क्या है कि आपको पता है कि हाँ, ये नुकसानदायक है, तो आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे उसको ठीक करने के लिए, तो फिर हम लोग उसी पोजीशन में दोबारा आ गए। तो प्रॉब्लम पता होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ गया उस चीज पे, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पता हो कि ये इस रिपोर्ट ने हमें बताया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपकी हाइलाइट्स हैं जो आपको पता हो, जिसमें इन्होंने यूरोप और जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके बारे में भी जिक्र किया है कि ये रिस्पॉन्सिबल रह सकता है फॉर दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रिस्क क्या है, क्यों है, इसकी क्या बेसिकली रिपोर्ट है, और क्या इसके और स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आपको पता हो। रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपको ऑलरेडी ही पता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे कैसे? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज फंडिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी को हम एडवांस करेंगे ताकि जो हमारा लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इंक्रीज हो सके, जो और ज़्यादा एमिशंस हम लोग ना करें, इसके लिए इंडस्ट्रियल इनोवेशन बड़ी ज़रूरी है। तो ये सारी जो हैं, जो भी आप कह लो कि प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशंस हैं।
अगर हमें पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो ये वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन और यूरोप वाले एरियाज में, उसको हम रोके, है ना, उसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट कंट्रीज हैं आपस में कंसेंसस बनाएं, आपस में डिस्कशंस करें और आपस में एक हल निकालें कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। तो जो स्ट्रेटजीज हैं वो इस रिपोर्ट ने भले ही नहीं दी, बट अपने को पता है कि हर कोई जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो अगला शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन एंड एनसीएपी। ये बोला गया है कि एनसीएपी के लॉन्च होने के बाद भी जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो हमारा बहुत तेजी से डिक्रीज नहीं हुआ है, वो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो एनसीएपी है वो क्या है, तो एनसीएपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये पहली बार ऐसा बोला गया था कि हम लोग रहेंगे सिटी स्पेसिफिक, कि हम लोग ना कुछ सिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी रिगार्डिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाएंगे। तो पर्सनलाइज्ड और जो इंडिविजुअल सिटीज के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस है उसको प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो ये पहली बार ऐसा है कि टाइम बाउंड मैनर में हम लोग पोल्यूशन कम करेंगे और सिटी स्पेसिफिक जो प्लान्स है वो हम लोग बनाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ था। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में और जाने तो इसमें ये बोला गया था कि आने वाले 5 सालों में, मतलब 2019 से लेकर 2024 तक आने वाले इन 5 सालों में हम लोग PM 2.5 और PM10 का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर देंगे बाय एटलीस्ट 20%। मतलब अगर अभी 2017 में एज अ बेस ईयर डिसाइड किया गया था, 2017 में अगर 100 यूनिट हम लोग PM 2.5 रिलीज करते हैं तो वो 2024 में आते आते कितना हो जाएगा, 80। तो ये हम लोगों ने प्लान बनाया था, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना हम लोगों ने, बट अब जो है जो टारगेट है वो हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया था। इंक्रीज कैसे किया था हम लोगों ने, कि हम लोग 2024 नहीं बल्कि 2026 की हम बात कर रहे हैं, और रिडक्शन अब 20% नहीं होगी, अब वो रिडक्शन होगी आपकी 40%, डबल कर दी गई थी। उसमें ना अगर हम फर्स्ट वाले में बात करें तो इट वॉज अराउंड 20% टू 30%, देयर वॉज अ रेंज, बट अब स्पेसिफिक बता दिया गया है कि हम लोग 40% रिडक्शन करेंगे बाय 2026। और कितनी सिटीज हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करी हैं, 132। अभी टोटल 132 हैं। 2 सिटीज आर नोन एज दी नॉन अटेनमेंट सिटीज, क्योंकि ये वो सिटीज हैं जिन्होंने CPCB के द्वारा निकाले गए जो NAAQS है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनके ऊपर ये खरे नहीं उतरे हैं। तो जो भी सिटी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाती है, दैट सिटी बिकम्स द नॉन अटेनमेंट सिटी। तो जो NAAQS है ये बेसिकली है क्या, ये है आपका कि आपके टोटल 5 सालों में आप लोगों ने कितना काम किया है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं टोटल इसमें 12। PM 2.5 है, PM10 है, SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, अमोनिया, ओजोन है, लेड है। ये जो 8 हैं आपके, है ना, ये जो 8 हैं ये आते हैं आपके नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये भी CPCB के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। और NAQI प्लस बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ये जो टोटल 4 और ऐड किए गए हैं, ये क्या बना देते हैं आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और जिन भी सिटीज में इन 12 पोल्यूटेंट्स में आप लोगों ने ठीक से काम नहीं किया है, दैट सिटी बिकम्स नॉन अटेनमेंट सिटी। और वो सिटी आपकी आएगी NCAP के अंडर, जिसका टारगेट जो रहेगा वो है 2026 तक आपने PM 2.5 और PM10 इन दोनों की ही जो रेट है, इनका जो नंबर है वो आपने कम कर देना है बाय 40%। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो NAAQS क्या है ये पता लग गया हमें पता लग गया कि NCAP के क्या मतलब कहने के लिए स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या बेसिकली इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टारगेट हमारा चेंज किया गया है और ये न्यूज में क्यों था, ये हमने देखा। अगर हम बात करें अब इंडिया में कि NCAP से क्या सिर्फ नुकसान ही हुआ है हमें, तो आंसर इज नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अचीव भी करी हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस NCAP। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो ये बोला गया है कि जो 38 सिटीज हैं उन्होंने तो कम से कम
आपके जो ये सारे के सारे लेवल ऑफ पोल्यूशन है उसको मीट कर लिया है, मतलब रिड्यूस करने के लिए। तो भले ही ये कम है अभी, बट फिर भी 131 में से 132 अब टोटल हो चुकी हैं, उसमें से 38 जो सिटीज हैं दे हैव बेसिकली अचीव देयर टारगेट्स। तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम बात करें लेवल ऑफ पोल्यूशन की, 2020 में PM 2.5 के लेवल्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें टोटल 10 सिटीज थी। उन 10 सिटीज में से जो सिर्फ टॉप थी वो थी आपकी चाइना की सिटी, बाकी जो सारी की सारी थी वो थी इंडियन सिटीज। इसका मतलब अगर हम पोल्यूटेड सिटीज की बात कर रहे हैं तो 9 आउट ऑफ 10 जो हैं सिटीज एग्जिस्ट करती हैं आपके इंडिया में। और रिगार्डिंग दी PM 2.5 लेवल्स, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ठीक बात है कि हमने अचीव करी हैं चीजें, बट ये जो अचीवमेंट का लेवल है वो बहुत ही इंक्रीमेंटल है, बहुत ही कम है। इससे हमारा काम नहीं चलेगा, इससे हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे टाइम रहते हुए। तो अगर टाइम बाउंड मैनर में अगर आपको अचीवमेंट्स करनी है टारगेट्स की, तो यू हैव टू मेक डिफरेंट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन वाटर बर्ड सेंसस। अगर हमें सेंसस की बात करें तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि केरला वाले एरिया में बहुत सारी डक की जो स्पीशीज हैं वो अब नहीं मिली हैं, जो कि पिछले साल मिली थी। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि जो स्पीशी पहले साल हमारे यहाँ पर आई है वो इस साल नहीं आई है। तो या तो उनका जो नंबर है वो कम हो गया है, या फिर जो है आप कह लो कि हाँ वो आई है बट हमें दिखी नहीं है। बट जो भी चीज है कि बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें अब कम होता हुआ दिख रहा है थ्रू दिस एशियन वाटर बर्ड सेंसस। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कौन कौन सी स्पीशी नहीं देखी हम लोगों ने इस बार। नदन शॉवलर, कॉमन टील एंड यूरेशियन विजन। ये जो है डक की स्पीशीज हैं जो पहले देखी गई थी बट अब नहीं देखी गई। तो आपको पता हो कि हाँ दीज आर दी पार्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। तो इंडिया में माइग्रेशन ये होता रहता है, और अगर भी सर्दियां चल रही हैं सर्दियों के टाइम पर बेसिकली ये आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हल्का सा इस तरीके से आपने चीजों को जोड़ना है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि रीजन कैन बी क्लाइमेट चेंज, रीजन कैन बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो सकती हैं, और खास करके क्लाइमेट चेंज का ही जो इम्पैक्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग इन दी लेवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें AWC की, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये है आपका सिटीजन साइंस प्रोग्राम। यहाँ पर जो सिटीजन हैं है ना, दे पार्टिसिपेट इन काउंटिंग दी बर्ड्स। तो सिटीजन साइंस प्रोग्राम है जिसमें हम वेटलैंड्स को, वाटर बर्ड्स को हम कोशिश करते हैं कि हम बचा सकें, इनका जो डेटा है वो हमारे पास रहे। और वाटर बर्ड्स का बेसिकली मतलब ही ये है जो वेटलैंड्स के पास रहते हैं, चाहे वो आपका लेक हो, चाहे वो आपका पार्क वाला एरिया हो, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी वेटलैंड में ही आती हैं। और इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक सेंसस होता है जो कनेक्ट करवाया जाता है बाय वेटलैंड्स इंटरनेशनल। उसके क्या है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया में अलग होता है, अफ्रीका में अलग होता है, इंडो पैसिफिक में अलग होता है। तो इंडिया में होता है वो एशियन वाटर बर्ड सेंसस, और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे और नेशंस में भी। तो हम लोग तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज, और अगर मैं बात करूं इसमें ये हम लोगों ने शुरू कब किया था, तो इट वाज स्टार्टेड इन 1987। आपको ईयर पता हो, और एक करता कौन है हमारे यहाँ पर रेगुलेट? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड यस वेटलैंड इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कोलैबोरेट करता है विद दिस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है। तो पता हो BNHS + WI। कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, और साथ में इसके पूरे वर्ल्ड में कौन करवाता है, और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ये होता है, इसका हल्का सा हमें आइडिया रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। देखो इस तरीके से ये दिखती है, और ये केरला वाले एरिया में रिसेंटली अभी देखी गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जो कि केरला वाले एरिया में देखी गई है। उससे पहले 2017 में ये अगस्त्याकूदम जो जगह है वहां पर देखी गई थी। 2018 में ही देखी गई थी शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोनों ही केरला वाले एरिया में है, और अभी भी ये कन्नूर जो जगह है केरला में वहीं पर ही देखी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया में जो स्पीशीज है हम कंजर्व कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन्ड हैं अभी भी।
तो ये एक एग्जाम्पल है, एक एविडेंस है बेसिकली। और इंडिया में आती है शेड्यूल 2 ऑफ WPA। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन का खतरा भी नहीं है, तो ठीक ठाक सिचुएशन है। और बेसिकली ये पाई गई है अभी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में थी। अगर हम देखें किसी भी जगह पर बटरफ्लाई अगर ज़्यादा होती हैं तो उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? बटरफ्लाइज होती है इंडिकेटर स्पीशी। कोई भी इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो इंडिकेट करती है। इफ द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज आर वेरी वेरी हाई, इट मीन्स दैट इकोसिस्टम इज काइंड ऑफ गुड इकोसिस्टम। और अगर कम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो इंडिकेटर स्पीशी है, साथ में दे एक्ट एज अ पॉलिनेटर कि डिफरेंट जो प्लांट की स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए भी इनका रोल काफी ज्यादा रहता है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है कि हाँ, अगर ये बटरफ्लाइज मिलती चली जा रही हैं किसी एरिया में, तो उस एरिया में इकोसिस्टम का जो लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे कहाँ मिली है, क्यों मिली है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हल्का सा अपने को आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं टॉपिक्स, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया, डिफरेंट सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। उन्हीं के आधार पर हम अब करेंगे कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। फर्स्ट, इट इज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन केरला। पहली बार तो नहीं है, सेकेंड थर्ड टाइम है, बल्कि पहले अगस्ता कूदम में मिली 2017 में, और फिर शेंदुर्नी 2018 में मिली। तो फर्स्ट टाइम नहीं है, तो द स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक बात है, फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, तो आंसर ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा क्या है, करेक्ट कोड। फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका B2 ओनली। तो ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AWC एशियन वाटर बर्ड सेंसस। फर्स्ट, it is jointly coordinated by Bombay Natural History Society and Weddell International। ठीक बात है, पूरे वर्ल्ड के लिए WI रिस्पॉन्सिबल है और सिर्फ इंडिया के लिए BNS के साथ मिलकर WI रिस्पॉन्सिबल है। दिस स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। Second, it is a citizen science program supporting conservation and management of wetlands and water birds। ठीक बात है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया वाले एरिया में, एशिया वाले एरिया में अगर आपको वेटलैंड्स को कंजर्व करना है तो उसके लिए आपके पास जो सर्वे है वो होना चाहिए। और यही बेसिकली सर्वे है जो हमें काउंट करके बताता है कि पिछले साल के मुकाबले जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सिटीजंस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। पूछा है आप लोगों से करेक्ट कोड, दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका C, both 1 and 2। चलिए, तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने चीजों को ध्यान से पढ़ना है और उनको मार्क करना है। अब एक है आपके पास मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यूरोप्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स आर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन स्वीडन। ठीक बात है। इलैबोरेट द इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है अगर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिग्निफिकेंस बतानी है ना कि रेयर अर्थ मेटल्स की, बल्कि इस डिस्कवरी की कि यूरोप में, स्वीडन में डिपॉजिट्स अगर मिले हैं तो उनका फायदा क्या है, ना कि रेयर अर्थ मेटल्स का फायदा आपने बताना है। बट कम से कम आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि दीज आर दी रेयर अर्थ मेटल्स। फिर आप बताएंगे इसमें सिग्निफिकेंस, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी एंड लास्ट में आपका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे इसमें काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड कि हम और क्या कर सकते हैं, हम और माइनिंग कर सकते हैं, हम और इनोवेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, हम और डिस्कवरी कर सकते हैं किसी और एरिया में जहां पर हम लोगों को पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है, क्या पता हो वहां पर। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ये आपने लिखना है इन दी वे फॉरवर्ड। तो ये आप क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को आप लिखिए, हमें मेल कर दीजिए। इसका इवैल्यूएशन जो है आपको विदिन 3 to 5 डेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और बाकी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी इशू रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।